नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 5/9/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए क्या संरचना अपनाई गई है? आपके ऑप्शंस हैं एक स्लैब, दो स्लैब, तीन स्लैब या चार स्लैब की। इसका सही जवाब है दो स्लैब की। हाल ही में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक को सरलीकृत संरचना के साथ अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को मंजूरी मिली है। इसमें दो स्लैब की संरचना को अनुमति दी गई है, जिसमें 5% और 18% की स्लैब है। केवल सिन गुड्स जो होते हैं और लग्जरी जिसे विलासिता के वस्तुएं कहते हैं, उसको 40% के स्लैब में रखा गया है। जो ये एक विशेष स्लैब है, इसमें ज्यादा वस्तुएं नहीं है, सिर्फ सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स आएंगे। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिल, रसोई के बर्तन जैसे आम इस्तेमाल की वस्तुएं पर कर घटाकर 5% कर दिया गया है, जीएसटी कर। अच्छा, दूध, पनीर, रोटी, चपाती, पराठे जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी मुक्त कर दी गई है। चिकित्सा राहत में 33 जीवन रक्षक दवाओं और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट शामिल की गई है। एसी, टीवी, डिशवॉशर जैसी सफेद वस्तुओं पर कर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। छोटी कारें, 350 सीसी से कम दोपहिया वाहन, बसें, ट्रक, ऑटो पार्ट्स पर कर जो है वो 18% कर दिया गया है। सीमेंट और निर्माण सामग्री पर कर जो है वह 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। कृषि और को लाभ हुआ, जैसे ट्रैक्टर, सिंचाई उपकरण, जैव कीटनाशकों पर कर जो है वो 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वस्त्र उद्योग में मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी कर जो है वो 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जिम, सैलून, नाई, योग, होटल में ठहरने वाली जैसी सुविधाओं पर कर घटाकर 5% कर दिया गया है। पान मसाला, तंबाकू, व्यतीत पेय, नौकाओं, लग्जरी कारों पर जैसी और बाकी जो लग्जरी कार है या कोई हानिकारक वस्तुएं हैं, उन पर कर जो है वह 40% कर दिया गया है। कुल मिला के जो जीएसटी की अभी 56वीं बैठक हुई थी, उसमें एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया है, जिसमें दो स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18%। बहुत सारी वस्तुएं जो है वो 28% से 18% में ला दी गई हैं और बहुत सारी वस्तुएं 12% से 5% में लाई गई हैं। इसके और जो लग्जरी वस्तुएं हैं और सिन गुड्स है, उसको 40% के स्लैब में रखा गया है। अच्छा, इसका मेन मुद्दा क्या है? इसका मेन फोकस क्या है? मेन फोकस ये है कि जो कंजप्शन है उसको बढ़ाना है, इंटरनल कंजप्शन को, से जो अपनी देश की जीडीपी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यह जो जीएसटी जो चार्जेस है, यह 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत यूएई सीईपीए समीक्षा बैठक के दौरान कौन सी पहल शुरू की गई है? भारती, भारत मार्ट, स्थानीय मुद्रा, अमीरात ड्रग। इसका सही जवाब है भारती। भारत और यूएई ने मुंबई में वित्त मंत्री पीयूष गोयल और डॉक्टर थानी अल जायद ने के नेतृत्व में सीईपीए की प्रगति की समीक्षा की है। दोनों पक्षों ने 2030 तक $100 बिलियन के गैर कीमती धातु व्यापार को प्राप्त करने का दृष्टिकोण रखा है। आपको पता ही होगा कि भारत और यूएई के बीच तेल का और जो कीमती धातुएं जैसे गोल्ड है, उसका व्यापार बहुत अत्यधिक होता है, जिसमें अधिकतर भारत ही खरीदता है। तो दोनों पक्षों ने मतलब दोनों देशों ने इसके अतिरिक्त जो व्यापार है उसको $100 बिलियन का रख रखा है 2030 तक। अच्छा, ईपीडीए ने 2030 तक $50 बिलियन के कृषि निर्यात का लक्ष्य रखते हुए कृषि प्रौद्योगिकी और खाद्य स्टार्टअप को विकसित करने के लिए भारतीय पहल शुरू की है। समय पर व्यापार डेटा साझा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर चर्चा भी की गई है। यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली और भारत मार्ट जैसे प्रमुख सक्षमकर्ताओं को व्यापार सुविधा के रूप में रेखांकित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमित शाह द्वारा सम्मानित किस प्रमुख नक्सल विरोधी अभियान ने
छत्तीसगढ़ में 31 नस्लियों का सफाया किया है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रीन हंट, ग्रे हाउंड, ब्लैक फॉरेस्ट, जंगल स्टॉर्म। इसका सही जवाब है ब्लैक फॉरेस्ट। हाल ही में करेर गुट्टालू पहाड़ी पर अप्रैल मई में चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में 31 शीर्ष नक्सलियों को खत्म कर दिया गया है। इस जॉइंट ऑपरेशन में सीआरपीएफ, डीआरजी, कोबरा यूनिट और छत्तीसगढ़ की पुलिस भी शामिल थी, जिन्होंने नक्सलियों के बेस कैंप और सप्लाई चेन को नष्ट कर दिया है। अमित शाह ने सुरक्षा बलों को सम्मानित किया और इसे भारत के नक्सल विरोधी अभियान का एक स्वर्णिम अध्याय बताया है। तो हमें फ्रेंड्स कौन सा यहाँ पे बात याद रखनी है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह कारेगुट्टालू पहाड़ी पर आयोजित किया गया था नक्सलियों को खत्म करने के लिए या नक्सली गतिविधियां खत्म करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सिंगापुर संबंधों को गहरा करने के लिए किस नेता ने 2025 में भारत की अपनी पहली यात्रा की है? आपके ऑप्शंस हैं ली सिंह, गढ़वांग, वीवेन बालकृष्ण, लॉरेंस वोंग। इसका सही जवाब है लॉरेंस वोंग। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ सितंबर 2025 में अपनी पहली भारत यात्रा की है। उनकी यह यात्रा भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है, जो रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करती है। अच्छा, भारत और सिंगापुर ने हरित ऊर्जा अर्थात ग्रीन एनर्जी, शिपिंग, एविएशन, स्पेस, फिनटेक और सस्टेनेबिलिटी तथा कनेक्टिविटी पर चर्चा की है और इस पर ध्यान केंद्रित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 की छूट के तहत किन देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट या वीजा के भारत में प्रवेश कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, चीन मकाऊ, पाकिस्तान हांगकांग, अफगानिस्तान म्यांमार। इसका सही जवाब है नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान जो है उसके उस देश के नागरिक जमीन या हवाई मार्ग से भारत में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात इन दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनको भारत में प्रवेश के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। इमिग्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट 2025 के तहत यह आदेश भारत के साथ दीर्घकालिक खुली सीमा व्यवस्था की पुष्टि करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने डीजी केयर परियोजना के तहत भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बनने का दर्जा प्राप्त किया है? ऑप्शन हैं आपके केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे या ध्यान से देखेंगे तो आंसर क्वेश्चन में ही छुपा है। इसका सही जवाब है केरल। केरल डीजी केरल परियोजना के तहत भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। केरल में 1.5 करोड़ लोगों ने सर्वेक्षण 43.46 लाख परिवारों में किया गया। 21.88 अशिक्षित व्यक्तियों में से 21.87 लाख ने प्रशिक्षण पूरा किया, अर्थात पूरे 99.98% मतलब 100% के करीब करीब। इस कार्यक्रम में डिजिटल समावेशन, शासन तक पहुंच और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पे यह याद रखना है कि केरल जो है वो भारत का पहला फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट अर्थात डिजिटल मामले में पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है और भारत का पहला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 28 अगस्त 2025 में एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट ने नई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं अमिताभ चौधरी, राजीव कन्नन, रवि नारायण, आदित्य पुरी। इसका सही जवाब है रवि नारायण। 30 वर्षों के बैंकिंग अनुभव वाले रवि नारायण को एफएसजी इंडिया क्रेडिट का सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस सिक्योरिटीज, एक्सिस म्यूचुअल फंड में नेतृत्व किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा शहर 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप और एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप सहित कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है अहमदाबाद। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
नुकई कृषि उत्सव जो किसानों के प्रति आभार व्यक्त करता है, मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही जवाब है उड़ीसा। नुखई, जिसका अर्थ है नया अन्न, मुख्यतः उड़ीसा के पश्चिम जिलों में कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे यह याद रखना है कि नुखाई जो है वह उड़ीसा के पश्चिम जिलों में मनाया जाता है। इसमें लोग नए वस्त्र पहनते हैं, माँ समलेश्वरी, माँ पटनेश्वरी और माँ कर्णिकेश मणिकेश्वरी जैसी देवियों की पूजा करते हैं और पारिवारिक भोज करते हैं। 1991 से यह उत्सव पूरे राज्य में एक ही दिन मनाया जा रहा है, जो एकता और खेती के प्रति सम्मान को दर्शाता है। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पे मेन बात क्या है, नुखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कपड़ा क्षेत्र को समर्थन देने हेतु कच्चे कपास पर आयात शुल्क छूट सरकार ने किस तिथि तक बढ़ाई है? आपके ऑप्शंस हैं 31 दिसंबर 2025, 30 सितंबर 2025, 31 मार्च 2026, 30 जून 2026। इसका सही जवाब है 31 दिसंबर 2025। भारत ने आयात शुल्क की अवधि 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 सितंबर 2025 कर दी है। प्रारंभिक शुल्क मुफ्त अवधि 19 अगस्त से 30 सितंबर तक की गई थी। यह कदम कपड़ा क्षेत्र को समर्थन देता है, जो 50% अमेरिकी शुल्क अर्थात टैरिफ और घरेलू आपूर्ति से कमी से जूझ रहा है। भारत के कपास आयात फाइनेंशियल ईयर 2025 में 271 मिलियन गांठ तक बढ़े, मुख्यतः अमेरिका और ब्राजील से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी वित्तीय वर्ष समावेशन योजना जो 2014 में शुरू हुई थी, 56 करोड़ से अधिक बैंक खातों के साथ 11 वर्ष पूरे कर चुकी है? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी, मतलब 2025 में उसने पूरे 11 साल पूर्ण कर लिए हैं। यह जो योजना थी, इसमें बचत, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करती थी। इसमें एक बैंक अकाउंट खोला जाता था हर आदमी का। अगस्त 2025 में 56.16 करोड़ खाते खुले हैं और यह खातों में कुल मिला के 2.68 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं। 67% जो खाते हैं इसमें वह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खुले हैं। अच्छा, जो ये खाते खुले हैं, इसमें 56% खाते जो हैं वह महिलाओं के हैं। मतलब आपको इसकी सफलता का पता चलेगा कि किसकी, प्रधानमंत्री जन धन योजना की, कि इसने क्या अचीव किया है। क्या अचीव किया है इसने? तो इसने 11 सालों में देश में 56 करोड़ नए खाते खोले हैं। बहुत बड़ी बात होती है, इतनी तो देश की आबादियां नहीं होती जितने हमारे यहाँ खाते खुले हैं। इसमें 2.6 लाख करोड़, मतलब लगभग आपका है तो अगर कहा जाए तो कितने बिलियन डॉलर्स तो बैंक खातों में जमा हो गए। और 67% खाते जो है वो ग्रामीणों के हैं। 56% उसमें खाते जो अभी खुले हैं, इसमें महिलाओं के हैं। महिलाओं को उसने मुख्य धारा में जोड़ा है। 38 करोड़ रुपए कार्ड भी इसमें जारी हुए हैं, जिससे यूपीआई भुगतान को भी बढ़ावा मिला है। 10 वर्षों में जमा जो है वो 12 गुना बढ़ी है और औसत शेष जो राशि बचती है बैंक खातों में, वो 4,768 रुपए तक पहुंच चुकी है। यह 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा और मुफ्त ऋण प्लेटफॉर्म देता है। कौन सा? पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना। यह भारत की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने डब्ल्यूएफपी के साथ नए आशय पत्र के तहत किस खाद्य सहायता आपूर्ति की करने पर सहमति जताई है? आपके ऑप्शंस हैं गेहूं, फोर्टिफाइड चावल, चावल, दाल। इसका सही जवाब है फोर्टिफाइड चावल। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत जो है वह फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराएगा। यह पहल संकटग्रस्त क्षेत्रों की कमजोर आबादी को पोषण सहायता प्रदान करने में मदद करेगी।
यह भारत की वसुधैव कुटुंब की नीति और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में नेतृत्व को दर्शाता है। फोर्टिफाइड चावल जो होता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है आम चावल के मुताबिक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एमएनआरई के साथ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एमयू के तहत आईआरईडीए के लिए 2025-26 वित्त वर्ष का राजस्व लक्ष्य कितना तय किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 6,743 करोड़, 5,957 करोड़, 8,200 करोड़, 10,000 करोड़। इसका सही जवाब है 8,200 करोड़। आईआरडीए ने एमआरई मतलब मिनिस्ट्री एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 2025-26 के लिए 8,200 करोड़ का राजस्व लक्ष्य तय किया गया है। 2024-25 में आईआरईडीए ने 5,957 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 6,743 करोड़ का राजस्व अर्जित किया था। एमओयू में आरओई, एनपीए रेशियो और टर्नओवर एफिशिएंसी पर जोर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 200 मिलियन वर्ष पुराना फाइटोसार जीवाश्म भारत के किस राज्य में मिला है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है राजस्थान। भारत का पहला संरक्षित फाइटोसार जीवाश्म राजस्थान के जैसलमेर जिले में मेघाओं में मिला है। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे याद रखना है कि फाइटोसार फसूल हाल ही में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले में कहाँ? मेघा गांव में। यह जो जीवाश्म है जिसे हम फॉसिल कहते हैं, यह 1.5 से 2 मीटर लंबा है और यह 200 मिलियन वर्ष पुराना है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है और यह भारत के जीवाश्म पर्यटन को बढ़ावा देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूडीआईएससी 2024-25 के अनुसार भारत के विद्यालयों में पहली बार कितने शिक्षक दर्ज किए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं 75 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़। इसका सही जवाब है 1 करोड़। 2024-25 में भारत में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ हो गई है, जो 2022-23 में 94 लाख से 6.7% की वृद्धि दर्ज कराती है। छात्र शिक्षकों का अनुपात भी बेहतर हुआ है। आधारभूत स्तर पर यह 10 है और तैयारी स्तर पर यह 13 है और मध्य स्तर पर यह 17 है तथा माध्यमिक स्तर पर यह 21 है। ड्रॉप आउट दरें भी घटी हैं। तैयारी स्तर पर ड्रॉप आउट दरें 2.3% और मध्य स्तर पर 3.5% तथा माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दरें वो 8.2% रही हैं। अच्छा, इसमें जो स्टूडेंट रिटेंशन रेट है वह बढ़ा है। जो आधारभूत मतलब बेसिक फाउंडेशनल स्ट्रक्चर पर यह 98.9% है, मध्य स्तर पर यह 92.4% है और माध्यमिक स्तर पर यह 47.2% है। अच्छा, इसमें डिजिटल पहुंच भी बेहतर हुई है। 64.7% विद्यालय में कंप्यूटर और 63.5 में इंटरनेट पर भी पाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किसने कहा कि भारत बचतकर्ताओं से अधिक निवेशकों का देश बन रहा है? आपके ऑप्शंस हैं शांतिकांत दास, नितिन गुप्ता, राजीव कुमार, अजय सेठ। इसका सही जवाब है नितिन गुप्ता। एनएफआरए के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने नई दिल्ली में एजाइल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत बचत से अधिक निवेशों का देश बन रहा है। उन्होंने यूपीआई, जीएसटी, पीएलआई जैसे सुधार और 7 से 8% जीडीपी वृद्धि का उल्लेख भी इसमें किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने 46 करोड़ की परियोजनाओं के अंतर्गत 271 किमी रेलवे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? आपके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, असम, मणिपुर, नागालैंड। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने 46 करोड़ की परियोजना के अंतर्गत 241 किमी रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। फरवरी 2025 से विद्युत रेल सेवा शुरू होगी और 3 नए सब स्टेशन बनाए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमेरिका के किस शहर में भारत का छठा वाणिज्य दूतावास ऐतिहासिक फेडरल रिजर्व बिल्डिंग में खोला गया? आपके ऑप्शंस हैं ह्यूस्टन, शिकागो, बॉस्टन, सिएटल। इसका सही जवाब है सिएटल।
भारत का छठा अमेरिकन वाणिज्य दूतावास सिएटल में राजदूत विनय खात्रा द्वारा खोला गया है। यह 9 राज्यों को सेवा देता है और जुलाई 2024 से 23,700 आवेदन निपटाए इसमें जा चुके हैं। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में सरलीकृत संरचना के साथ अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को मंजूरी हाल ही में दी गई। भारत और यूएई ने मुंबई में मंत्री पीयूष गोयल और डॉक्टर अल थानी अल जिहादी के नेतृत्व में सीईपीए की प्रगति की समीक्षा की। करेगलुगुट्टालू पहाड़ी पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में 31 शीर्ष नक्सलियों को हाल ही में सफाया किया गया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ सितंबर 2025 में अपनी पहली भारत यात्रा की है। नेपाल और भूटान के नागरिकों को जमीन या हवाई मार्ग से भारत में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता अब नहीं होगी। केरल डिजी केरल परियोजना के तहत भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। 30 वर्षों के बैंकिंग अनुभव वाले रवि नारायण को SMFG इंडिया क्रेडिट का सीईओ नियुक्त किया गया है। विप्रो ने $375 मिलियन के हार्मन इंटरनेशनल का डीटीएस व्यवसाय नगद सौदे में खरीदा है। नुखई, जिसका अर्थ नया अन्न है, मुख्यतः ओडिशा के पश्चिमी जिलों में कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। इसमें अब तक 56.16 करोड़ खाते खोले गए हैं और 2.68 लाख रुपए जमा किए गए हैं। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराएगा। IREDA ने MNRE के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसे 2025-26 के लिए 8,200 करोड़ का राजस्व लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला संरक्षित फाइटोसार जीवाश्म राजस्थान के जैसलमेर जिले के मेगा गांव में मिला है। 2024-25 में भारत में शिक्षकों की संख्या 1.01 करोड़ हो गई है। NFRA के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने नई दिल्ली में एजुअल गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। त्रिपुरा ने 46 करोड़ की परियोजना के अंतर्गत 271 किलोमीटर रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा किया। और भारत का छठा अमेरिकी वाणिज्य दूतावास सिएटल में राजदूत विनय क्वात्रा द्वारा खोला गया है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपको इस प्रश्नावली में अगर कोई दिक्कत, समस्या या हमारी बोलने में कोई दिक्कत आ रही हो या समझने में कोई दिक्कत आ रही हो या कुछ और सुधार हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर इस प्रश्नावली से आपको लाभ मिला है तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।